यस बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। दैट मीन्स चैप्टर 1 ऑफ बुक 3 जो आप +2 के अंदर फॉलो करते हैं, राइट। +2 के अंदर 3 बुक्स फॉलो करी जाती है, जिसमें हम ये 3rd बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी चैप्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि रेशियो एनालिसिस को समझने के लिए इसको करना पड़ता है। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है और कुछ क्रैमिंग बेस के ऊपर चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने 11th के अंदर वर्ड सुना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है जो हमें समरी प्रोवाइड करता है अकाउंट्स की, और जिसके अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है जो रिफ्लेक्ट करती है सेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड देन कैपिटल। उसी के साथ इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनाते हैं, जो हमें ये बताती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर तैयार किए जाते हैं, दैट मीन 12 मंथ्स का पीरियड होता है, और इसको मेनली बनाया जाता है 31 मार्च एवरी ईयर, या दैट डिपेंड्स कि क्लोजिंग डेटा किसी बिजनेस की कैसी होती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह का समरी ऑफ अकाउंट्स है। अब इसमें टाइप्स आती हैं। टाइप्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसमें ये 4 तरह की टाइप्स है। बैलेंस शीट, इसका नाम याद रखना है। बैलेंस शीट का कई बार वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है इसमें अकाउंट्स के अंदर, +2 के अंदर। तो समटाइम वाइवा के अंदर ये पूछे जाते हैं नाम कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज़ द पोजिशनल स्टेटमेंट, आप बताएंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अदर नेम क्या है, दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ P&L, और या फिर इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, ये याद रखिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। देन आफ्टर दैट नोट्स टू अकाउंट्स हम बोलते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स दैट मीन्स बैलेंस शीट को कवर करने के लिए जो मटेरियल है, वो हम एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यहाँ पे नोट करते हैं। और जो 4th वन स्टेटमेंट आपकी बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बुक का लास्ट चैप्टर है, तो उसके बारे में मैं उस टाइम पे बताऊंगी। बट आपने अभी याद रखना है कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 तरह की स्टेटमेंट आती हैं। पहली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से जो अगर थ्योरी मार्क्स का अगर मैं देखूँ, वो 1 मार्क की रेंज है जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद बाकी का जो है मेजर और माइनर हेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ द नेचर और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर आती हैं। पहली है ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। ये भी सारा जो मटेरियल है वो 1 मार्क की रेंज के लिए रेडी रखिए, कई बार MCQ पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स है, दैट मीन सारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एविडेंस। और सेकेंड है कन्वेंशंस। यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करी जाती हैं वो फॉलो करती हैं ऑल रेलिवेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन। आपको याद होगा 11th के अंदर आपने बहुत सारे प्रिंसिपल और कन्वेंशंस करे थे, ये उन्हीं की बात करी जा रही है। और ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्प लेते हैं, और जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन जाती है, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल बन जाती है। देन 3rd आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये भी आपने 11th में करा हुआ है। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हद तक फॉलो करे जाते हैं, और इसके कारण जो अगर हम कंसेप्ट फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये रिलायबल बन जाती है, अंडरस्टैंडेबल बन जाती है, और कंपेरेबल भी हम कर सकते हैं। कंपेरेबल का मतलब होता है कंपैरिजन करना बिटवीन डिफरेंट ईयर्स और बिटवीन द डिफरेंट कंपनीज। देन 4th आता है पर्सनल जजमेंट। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बेयरिंग है कि ये फैसिलिटेट करता है सिलेक्शन ऑफ मेथड। आपको याद होगा चैप्टर डेप्रिसिएशन के अंदर आपके 2 मेथड थे, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट। उनमें से कुछ मेथड की सिलेक्शन करनी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी, और द यू कैन से द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, कौन सा उस मेथड को सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स ये आप यहाँ पे अपना पर्सनल जजमेंट दे सकते हैं। इस तरह से आपका 4th आता है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है
वो एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंक्लूजन एंड इंटरप्रटेशन कैन बी डन। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कंक्लूजन निकालने, सपोज कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपने शुरू करना है, या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, या किसी की सैलरी इंक्रीज़ करनी है, या कोई ग्रोथ करना है, तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, प्रिपेयर करी जाती है, तो इससे आप बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं और अपनी कंपनी की पोजीशन को भी चेक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंडर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंस। ये सारे यूज़र्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये आपने 11 में पढ़े हैं, चैप्टर 1 के अंदर आए थे, यहाँ पे वही है। मैं एक बार टच करके निकलूँगी। जिसके अंदर शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होते हैं कि उसने जो फंड्स दिए हैं वो दैट इज़ यूटिलाइज इन ए प्रॉपर मैनर और नो और नॉट, तो इसीलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, उनके रिटर्न, फाइनेंशियल और कैश पोजीशन के बारे में। उस तरह से मैनेजमेंट है वो सेफगार्ड करती है इन्वेस्टमेंट्स को और बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज़ करना और उनके अच्छे अच्छे डिसीजन मेकिंग करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है, इसलिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। ये देखिए लास्ट लाइन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अराइव एट द इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नाउ थर्ड आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का काम क्या होता है? एम्प्लॉयज़ कंपनी का कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी लेते हैं। अब सैलरी के लिए अगर वो अपने क्या नाम है ओनर को बोल सकते हैं कि नहीं कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो हमें बोनस दीजिए, हमें सैलरी इंक्रीज़ करिए, तो इसीलिए ये सारा कुछ लिंक करता है डायरेक्टली टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट हमें कहाँ से पता लगेंगे? फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं जिसमें बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। ये बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? दे प्रोवाइड द लोन टू द बिजनेस और साथ में इनकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है को देखकर ही लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द लोन, बट हाउ दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए लोन देने से पहले वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कंपनी को लोन देना है या फिर नहीं देना। नाउ द नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वर्ड्स का मतलब होता है जो ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं। ये वो बंदे होते हैं जो पैसा लगा चुके होते हैं और इसके बाद उनको ये होता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, तो इसीलिए वो नज़र रखते हैं कि कंपनी का पोजीशन कैसे चलता है। बट हाउ दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन? बाय गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस तरह से पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? जिन्होंने पैसा अभी लगाना होता है। तो जिन्होंने अभी पैसा लगाना होता है उनको भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए होती है, सो दैट दे कैन जज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। देन क्रेडिटर्स, जो आपको पता ही होगा ये कौन होते हैं? जो प्रोवाइड करते हैं उधार पे गुड्स और सर्विसेज ऑन द क्रेडिट, और साथ में ये तभी देते हैं अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है और ड्यूज़ वगैरह उनके जो है वो बाकी मतलब पोजीशन जो है वो कंपनी की बहुत अच्छी है, उनके ड्यूज़ सारे अच्छे से क्लियर हैं। बट हाउ दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनकी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन में भी हेल्प करते हैं। नाउ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का नाम तो सुना होगा, और अदर एजेंसीज है क्योंकि कंपनीज हैं, इनके शेयर्स आते हैं मार्केट में, तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए सेबी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाती है कि देखें इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि ये फेक कंपनी है या ये इन्वेस्टर का पैसा लेकर भाग जाएंगे। तो इसीलिए सेबी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। यस बेटा, अब आज हम करने जा रहे हैं ये बैलेंस शीट है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के अंदर आती है, और इसके मेजर और माइनर हेड्स या सब हेड जिसको बोलते हैं उसको आपने अच्छे से लर्न करना है। लर्न मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लर्निंग के साथ ही आपको आएगा। कुछ मैं अंडरस्टैंड करवाऊँगी और कुछ आप लर्न करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे ये फुल बैलेंस शीट है आपकी। अब थोड़ा सा एनलार्ज कर रही हूँ मैं। अभी हम इसकी इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ वाली साइड जो है वो स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है, दिस इज़ मेन हेड। ये आपके मेन हेड चल रहे हैं, राइट। मेन हेड कौन कौन से हैं? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी।
राइट। जो डार्क कलर के ब्लैक पेन से लिखे गए हैं, वो जिसको मैंने अभी ब्लू कलर से मार्क किया है, वो आपके क्या हैं, दीज आर द मेन हेड और अ मेजर हेड। और इसी के साथ इनके अंडर जो है वो चल रहे हैं इसके सब हेड्स। तो वो कौन से हैं वो देखिए, यहाँ पे सब हेड चल रहे हैं आपके शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। ये वाला जो है वो बहुत कम आता है, इसीलिए ये सेफ मोड है आपका। तो जस्ट एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आपका आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका मेजर हेड है, बट ये भी बहुत कम आता है। फिर भी एक बार आप लोग अपनी माइंड में इसको फिट कर लीजिए। देन उसके बाद थर्ड आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी अगेन मेजर हेड है। अब इसके सब हेड्स कौन से हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फिर से आपके सिलेबस के अंदर है ही नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मैंने इसकी नॉलेज देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, देन द लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ये आपके सारे सब हेड्स हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं। नाउ फोर्थ आता है करंट लायबिलिटी, ये आपका मेजर हेड है। आई एम यूजिंग द वर्ड हेयर मेजर हेड और द मेन हेड। ये करंट लायबिलिटी आपका मेन हेड है, उसके आगे सब हेड है। सब हेड में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। बेटा ये जो आपकी बैलेंस शीट आपके सामने मैंने अभी समझाई आपको, ऑन द लायबिलिटी साइड इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़ बोलते हैं, इसके ये याद करना आपको लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे रेशियो एनालिसिस का चैप्टर जब आपने करना है तो यहाँ से आपके फार्मूलाज क्रिएट होंगे। ये देखिए मैं आपके थोड़े से फार्मूलाज यहाँ बना के दिखाती हूँ, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके यही फार्मूला आपने रेशियो एनालिसिस के अंदर यूज़ करने हैं। देखिए जैसे आपका ये शेयर होल्डर्स फंड है, सपोज वहाँ पे एक फार्मूला बनता है इसका रेशियो एनालिसिस के अंदर। ये फॉर्मूला बनेगा शेयर कैपिटल ये प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो इनको मिला के आपका शेयर होल्डर्स फंड बनेगा। ये आपका रेशियो एनालिसिस के अंदर यूज़ होगा। इस तरह से नॉन करंट लायबिलिटी का भी फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, यानी कि इन तीनों को मिला के आपका नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। इस तरह से करंट लायबिलिटी का भी वहाँ पे फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, इन चारों सब हेड्स को मिला के, जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब प्लस में चले जाएंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज करंट लायबिलिटीज़। नाउ बच्चे अब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द असेट्स। असेट्स में भी आगे दो मेजर हेड बनते हैं, दैट इज़ द नॉन करंट असेट एंड देन करंट असेट्स। अब ये सारा ए से लेकर ई तक आपका ये सब हेड्स कहलाता है। तो इसीलिए सब हेड में सबसे पहला क्या है, फिक्स असेट। फिक्स असेट के आगे चार पार्ट हैं, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद बी पार्ट के अंदर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स असेट्स आपके सिलेबस के अंदर फिर से नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर रखा है। देन लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन नॉन करंट असेट्स। अब यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगी रेशियो एनालिसिस के अंदर फिर से यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा कि अगर आपने नॉन करंट असेट्स फाइंड आउट करनी है तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, फिक्स असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन प्लस अदर नॉन करंट असेट्स। तो ये सभी को ऐड करके आपका नॉन करंट असेट बन जाएगा। ये रेशियो एनालिसिस के अंदर फॉर्मूला यूज़ होगा। सो इसीलिए ये बेस यहाँ से बन रहा है, आगे जाके आप इसको यूज़ करेंगे। इस तरह से अब चलते हैं नॉन करंट असेट्स की तरफ। नॉन करंट असेट्स के आगे 6 पार्ट हैं, तो जिसको हम सब हेड्स बोलते हैं।
तो सब हेड्स कौन से हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन अदर करंट लायबिलिटीज़। अब इनको ऐड कर लीजिए, प्लस 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 एंड देन प्लस। ये क्या बन जाएगा? दिस इज़ द करंट एसेट्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर पूरी बैलेंस शीट को आप ऑब्जर्व करें, मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ ये। अगर आप असेट्स लायबिलिटी साइड अगर देखें तो यहाँ पे आपके सामने 3 मेजर हेड माने जाएंगे। वैसे कहने को 4 है, बट हम सिलेबस के अंदर 3 ही करवाते हैं। तो पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज़, तीसरा आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़। इसी तरह से आपके ये मेजर हेड है जो मैंने आपको बोले। और अगर असेट साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके मेजर हेड हो जाएंगे नॉन करंट असेट्स एंड देन करंट असेट्स। अब थोड़ा सा इसके डीपली स्टडी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो अब मैं उसके ऊपर आ रही हूँ। अब सबसे पहले आपके सामने है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड आपका मेन हेड है, जैसे मैंने अभी आपको बोला। अब ये देखिए, मैंने सब हेड्स आपके लिखे हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में जाके देखा होगा। उसमें आप नोट्स टू अकाउंट्स में जाके ऑथराइज कैपिटल लिखते थे, या फिर नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके आगे 2 पार्ट थे। फिर कॉल्स इन एरियर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, है ना, ये लिखा जाता था। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? सपोज आपको वहाँ पे लिखा जाता है कॉल्स इन एरियर, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा इसका सब हेड एंड मेजर हेड बताइए। तो इसका सब हेड क्या होगा? पहला सब हेड होगा इसका शेयर कैपिटल, और इसका मेजर क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड। आपको क्वेश्चन ऐसे आने हैं कि एक आइटम आपको पकड़ा देंगे, फिर उसका सब हेड एंड मेजर हेड आपसे पूछा जाएगा। आधा नंबर यहाँ होगा, आधा नंबर यहाँ होगा, तो 1 नंबर इस तरह से बनेगा आपका। इसीलिए आपको ये चीज़ें लर्न करनी होंगी कि कौन किसका सब हेड और मेजर हेड है। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी आप देख रहे हैं 8 तरह के रिजर्व एंड सरप्लस हैं, जिसमें कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व एंड सरप्लस, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखिए, ये बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो यहीं पे आता है। दैट इज़ द रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि आपको कैपिटल रिजर्व दे देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका सब हेड एंड देन मेजर हेड बताइए। अब मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, सब हेड क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। मेजर हेड क्या होगा? दैट इज़ द शेयर होल्डर्स फंड। तो ऐसे आने हैं आपको क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट इज द मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। ये जस्ट एक बार रीड कर लीजिए, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस वैसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चलिए अब मैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ रही हूँ। दैट इज़ ऑल्सो मेजर हेड। अब इसके अंदर सब हेड मैंने पहले पढ़वाए। अब सब हेड के अंडर कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़नी है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज़ रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, या फिर आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आता क्या क्या है, ये आपको याद रखना है। जैसे डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, टर्म लोन फ्रॉम द बैंक और अदर्स आते हैं, देन पब्लिक डिपॉजिट आता है, देन अदर लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। अब आपको सपोज वहाँ पे पूछा जाता है, फिर से क्वेश्चन बना के दे रही हूँ, पब्लिक डिपॉजिट आ जाता है। पब्लिक डिपॉजिट का मेजर हेड एंड देन सब हेड बताना है। तो सब हेड इसका क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग, और मेजर हेड क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, ये वाला, दैट इज़ द मेजर हेड। तो ये आपका आधे आधे नंबर की रेंज में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको लिखा कि ये नॉट इन द सिलेबस है। नाउ द नेक्स्ट इज द अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं आपके जो आपकी वो लायबिलिटीज़ जो ऊपर के केसेस के अंदर नहीं आ पाई हैं। दैट इज़ ट्रेड पेबल्स, बट इसकी सेटलमेंट आफ्टर 12 मंथ्स होनी चाहिए।
ट्रेड पेबल वैसे तो ये करंट लायबिलिटी माने जाते हैं, बट अगर स्पेशल केस के अंदर जाएंगे, हेलो, बट अगर स्पेशल केस के अंदर जाएंगे तो आपका ये ट्रेड पेबल वहाँ लिखा होगा कि आफ्टर द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये आएगा। इस तरह से अदर आते हैं, अदर में ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आती हैं, दैट मीन्स जो बैलेंस शीट के बाद की एंट्रीज होती हैं, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ये सब आपके सामने एग्जांपल है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको याद होगा ये अपने डिबेंचर के चैप्टर में मैंने आपको करवाया था। इसी तरह से प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये सारी आफ्टर द 12 मंथ्स अगर रिडम्पशन वगैरह होती है और आप इसको पे कर रहे हैं तो ये आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर चला जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो इसका मेजर हेड एंड देन सब हेड बताना है। अब फिर से देखिए, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का सब हेड कौन सा होगा, दैट इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और इसका मेजर हेड क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में वो लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद अराइज होती है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ एनकैशमेंट एंड देन अदर्स। तो ये सारी की सारी आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर जाती हैं। तो अब फिर से मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, सपोज आपसे पूछा जाता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी दे दिया जाता है, तो आपको वहाँ बोला जाता है कि इसका सब हेड और मेजर हेड बताइए, फिर आप क्या आंसर करोगे। सब हेड इसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और मेजर हेड क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी, आपका दूसरा मेजर हेड है। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर सेटल हो जाती है, या फिर विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। अब जरा ऑपरेटिंग साइकिल बार बार वर्ड आ रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी जरा समझ लें। ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ये वो टाइम पीरियड है जब हम कोई असेट को परचेज़ करते हैं, एक्वायर करते हैं या परचेज़ करते हैं, और उसके बाद उसको रियलाइज़ करते हैं इन द कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। अगर उस मंथ्स को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। अगर नथिंग इज़ मेंशन, पता ही नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेते हैं, 12 महीने का टाइम। ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। कई बार ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम होता है 14 महीने भी दे रखा होता है, 15 महीने भी दे रखा होता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि वहाँ पे क्या गिवन है। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 महीने का टाइम है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सपोज 15 मंथ्स है, आपका ऑपरेटिंग साइकिल वहाँ पे दे रखा है, तो अगर ऐसे दिया होता है तो दैट मीन्स ये इसके अंदर आने वाली कोई भी लायबिलिटी जो है वो क्या बनेगी, दैट इज़ द करंट लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगी। इस तरह से अगर असेट भी आती है इसके अंदर, वो करंट असेट मानी जाएगी, कीप इन माइंड। अब ये देखिए आगे हम बात करते हैं। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात की जा रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग होती क्या है, ये आपका सब हेड है, ये किसके अंदर आता है, दैट इज़ द करंट लायबिलिटी के अंदर। और शॉर्ट टर्म बोरिंग होती क्या है, दैट मीन्स विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल अगर आप देख रहे हैं, उसके अंदर आपने बैंक को लोन वापस करना है या अदर पार्टी को लोन वापस करना है, तो आपकी वो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आएगी। या फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सम एज पब्लिक डिपॉजिट, कि कोई पैसा आपने पब्लिक का अपने पास रखा हुआ है फॉर द 12 मंथ्स ओनली, और उसके बाद आपने उसको वापस करना है। और उसके बाद जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है या कोई भी ऐसी करंट मैच्योरिटी फॉर द लॉन्ग टर्म पेबल विद इन वॉट 12 मंथ्स, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग का ही पार्ट बनेंगे। नाउ ट्रेड पेबल्स के अंदर आते हैं। ट्रेड पेबल्स की जो आपने देखा होगा, ट्रेड पेबल अभी पीछे लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर भी आया था, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वहाँ पे भी बोला था कि ये आपके लिए क्या कंसिडर होगी, दैट इज़ द करंट लायबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट। बट इफ़ इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन कि ये 12 महीने के बाद के टाइम की पीरियड के लिए है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा। अदरवाइज
विद इन 12 मंथ्स, या ऑपरेटिंग साइकिल, या बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपकी ट्रेड पेबल्स के अंदर आता है। जिस ट्रेड पेबल के आगे दो पार्ट हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो पार्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, दूसरा क्या है, बिल्स पेबल। ये आपने 11th में भी पढ़ा था। नाउ अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर चलते हैं। अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आप देखेंगे तो ये इतनी सारी लाइबिलिटीज़ चल रही हैं। इंटरेस्ट एक्रूड, नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, unclaimed dividend, unpaid matured fixed deposit and then interest thereon, unpaid matured debentures and then interest thereon, excess application money which is due for the refund and interest thereon, then other payable like, ये वाली चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आ रही है पेपर में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल, देन ESI, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो है वो पेमेंट है, दैट इज़ ESI इसको बोला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द अदर करंट लायबिलिटी। अब बच्चे आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज आपको दे दिया जाता है अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड का सब हेड एंड मेजर हेड बताइए। तो सब हेड तो आपके सामने है अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, मेजर हेड क्या होगा, करंट लायबिलिटी, बस इतना बताना है आपने। वहाँ पे आधा नंबर आपका यहाँ होगा और आधा नंबर आपका मेजर हेड बताने का होगा, तो दैट मीन्स आपका एक नंबर इस तरह से आना है। नाउ द नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपके सामने जो प्रोविजन आ रही हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। बेटा ये लर्न करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। देन आपके सामने आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, दीज आर द पार्ट, तो ये सारे के सारे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसका पार्ट है, दैट इज़ द करंट लायबिलिटी। सो अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहला आता है नॉन करंट एसेट, जिसको हम मेजर हेड भी बोलते हैं। और मेजर हेड दैट मीन्स यहाँ पे हम मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल के साथ जितनी भी आपकी सेट्स आती हैं वो सारी की सारी क्या हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती हैं, और जिसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोला जाता है। और जिसके अंदर सब हेड्स क्या चल रहे हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स। इसको फिक्स असेट भी बोला जाता है, बट इसको एज इट इज़ ही लर्न करना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आता भी है पेपर में। जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, इसमें टेंजिबल असेट्स आती हैं, ये आपने 11 में भी रीड करा है। टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिसको आप टच कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड अदर। कोई भी और ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, जो आपकी असेट है, वो आपकी टेंजिबल असेट है। नाउ इंटेंजिबल असेट में जो जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। और उसके बाद आपके सामने आता है गुडविल, then brands and then trademarks, computer software and then mining, then publishing titles, then copyrights and patents, then recipes, then formula, model, license वगैरह, ये सारा आपका किसका पार्ट है, that is the property, plant and equipment, that is under the intangible asset। अब सपोज आपको क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, कैसे आएगा देखिए। सपोज आपको क्वेश्चन आता है गुडविल, वहाँ पे बता दी जाती है गुडविल, राइट। इसका मेजर हेड और सब हेड बताइए। गुडविल को आप लेके जाएंगे कहाँ पे, इंटेंजिबल असेट बताएंगे ऐसे, और साथ ही में आप लिखेंगे वहाँ पे प्लांट, प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब हेड के अंदर आएगा। और मेजर हेड क्या बनेगा आपका, नॉन करंट असेट, ओके, ये आपका मेजर हेड हो जाएगा इसका। सो इस तरह से क्वेश्चन आपको आने हैं बीच बीच में से। चलिए नेक्स्ट आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट अंडर द कंस्ट्रक्शन, देन इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। बस आपने इसको सिर्फ याद रखना है ताकि वहाँ पे आंसर कर पाए। आप देख रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं आपको।
नाउ द नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहती है। तो ये इसमें क्या क्या है, दैट इज़ द ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी करती है इन द शेयर्स और डिवेंचर इन द अदर कंपनी, बट नॉट बीइंग द सब्सिडियरी, यानी कि उसकी अपनी कंपनी नहीं होनी चाहिए। वो क्यों कर रही है, प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड देन डिवेंचर्स, ताकि वो और कंपनीज जो है वो ओपन कर पाए, उस पर कंट्रोल ले पाए। दैट इज़ द ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब अदर ट्रेड इन्वेस्टमेंट दीज आर ऑल्सो नोन एज द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर ये सारी इन्वेस्टमेंट आपके सामने आ रही है। इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी मीन्स द लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपका रेंटल इनकम बढ़ाने के लिए आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हो जाएगा। देन उसके बाद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रेफरेंस शेयर की इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट का सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर्स और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट है और अदर करंट इन्वेस्टमेंट है, राइट। अच्छा, अब अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप देखेंगे अभी शॉर्ट टर्म में भी ये सेम इन्वेस्टमेंट आने वाली हैं, तो आपने इसको नॉन करंट ही लेना है, राइट। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, सपोज आपको दे दिया इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और द ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, फिर इसका सब हेड एंड देन मेजर हेड पूछा जाएगा। तो सब हेड क्या होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मेजर हेड क्या होगा, दैट इज़ द नॉन करंट असेट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो जिसके अंदर दो तरह के आते हैं, कैपिटल एडवांसेस एंड देन सिक्योरिटी एडवांसेस। तो चलिए आगे नेक्स्ट है आपका करंट असेट, जिसका ये जो मेजर हेड है, मेजर हेड क्यों है, बिकॉज इसका ये 12 करंट असेट क्या होती है, दैट इज़ द जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, और साथ में ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आनी चाहिए। तो जिसके अंदर सबसे पहली है सब हेड जो हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ द करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं अभी फिर से, ये देखो ये सारी चीज़ें दोबारा आ गई, सारी वही सेम रिपीट हो रही है, बट ये क्या है, विद इन 12 मंथ्स, ये स्पेशल केस के अंदर आएगा, वहाँ मेंशन होगा कि ये विद इन 12 मंथ्स है। अदरवाइज जितनी भी इन्वेस्टमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही माननी है। चलिए नेक्स्ट आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर ये सारे इन्वेंट्रीज आते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट। सपोज वहाँ पे आता है आपको स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इसका सब हेड एंड मेजर हेड बताइए। तो सब हेड क्या होगा, इन्वेंट्रीज ये, और मेजर हेड क्या होगा, करंट असेट, जिस हेड के अंदर हम ये सारा स्टडी कर रहे हैं। नाउ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के आगे दो पार्ट हैं, सन्ड्री डेटर्स एंड देन बिल रिसीवेबल। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे, जिसमें सबसे पहली आ रही है बैलेंस विद बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर। फिर उसके बाद अर्न मार्क बैलेंसेज विद द बैंक, देन अनपेड डिविडेंड जिसको बोला जाता है, बैलेंस विद द बैंक हेल्ड एज अ मार्जिन मनी, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, ये आता है आपका। देन उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है दैट इज़ वो होते हैं जो 12 महीने के अंदर रिलाइज हो जाते हैं, राइट, जिसका पेमेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लेते हैं एडवांस रिकवरेबल इन कैश। देन अदर करंट असेट्स के अंदर ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपकी आ रही हैं जो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, पेमेंट इन एडवांस, डिविडेंड रिसीवेबल एंड एडवांस टैक्स। अब सपोज आपसे पूछा जाता है पेमेंट ऑफ एडवांसेस, इसका सब हेड एंड मेजर हेड बताइए। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, तो सब हेड क्या होगा, अदर करंट असेट्स, और मेजर हेड क्या होगा, दैट इज़ द करंट असेट्स। सो इस तरह से आपको करना है। चलिए आपके सामने अभी एसेट और लाइबिलिटीज़ का मैंने डिस्कस किया,
अब थोड़ी सी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एक फुट नोट की तरह शो करी जाती हैं, ये मेन बैलेंस शीट में कभी नहीं आती हैं। ये वो लायबिलिटीज़ होती हैं, जो डेफिनेशन देखिए, विच मे और मे नॉट अकर इन फ्यूचर, पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, बट हैपनिंग ऑफ सच लायबिलिटीज डिपेंड अपॉन द आउटकम ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टन का मतलब क्या होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और इसीलिए आउटसाइड द बैलेंस शीट एज ए नोट्स टू अकाउंट्स इसको शो किया जाता है। मतलब पूरी बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे एक नोट दे देंगे, वहाँ पे ये कंटीजेंट लायबिलिटी का दिया जाएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक एग्जांपल आती है। एग्जांपल क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी की? प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर। ये करंट ईयर का कोई भी प्रपोज डिविडेंड है तो इसको यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाएगा। इस तरह से क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, ये वो क्लेम है जो कंपनी ने माने नहीं है कि ये हमारे डेट है, मे बी फ्यूचर में मान भी जाए। देन उसके बाद बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ऐसा कोई बिल रिसीवेबल जिसको बैंक से हमने डिस्काउंट करवा के रखा हुआ है, बट क्या पता आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसको एक कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर हम लेकर रखते हैं। अदर क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज़ कंटीजेंटली लायबिलिटी, ऐसा कोई भी क्लेम जो कंपनी के सामने आ जाए इमीडिएटली अनसर्टन इवेंट, जिससे कंटीजेंटली वो कंपनी जो है वो कंटीजेंटली लायबल हो जाए, जैसे कोई कोर्ट केस हो जाए, तो इस तरह से। नाउ कमिटमेंट्स, कुछ कमिटमेंट्स है जिसकी ऑब्लिगेशन जो है वो एक्सटर्नल एंटिटीज़ को दी जाती है और जिसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाता है इन द नियर फ्यूचर, जिसमें एग्जांपल आती है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑफ शेयर्स या फिर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड अप। यानी कि अनकॉल्ड लायबिलिटी का मतलब है कि वो लायबिलिटी पहले तो देना नहीं था बट अब एग्जिस्ट कर गई तो इसलिए देना पड़ेगा। देन उसके बाद एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था जो एग्जीक्यूट किया जाना था बट अब पहले नहीं किया, अब करेंगे, और पहले नहीं प्रोवाइड किया था अब करना पड़ेगा। देन एरियर्स ऑफ फिक्स्ड कम्युलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, देन ऐसी कोई कमिटमेंट जो कंपनी करती है आउटसाइड पार्टी से तो वो उसको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बेटे एग्जांपल्स हैं जिसको आप यस बच्चे, इससे रिलेटेड हम एक मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इस तरह से देखो पेपर में भी आया है 2024 में, और हर साल इस तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन आता है जिसके अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे। 3 मार्क्स कैसे थे? क्योंकि आधा आधा नंबर करके ये हर पार्ट के अंदर दिया गया था, बट आधा नंबर कैसे दिया गया था, समटाइम 1 मार्क का भी होता है, समटाइम आधे नंबर का भी होता है, तो दैट डिपेंड्स कि वहाँ पे किस तरह से आता है, बट आपको आंसर करना पड़ेगा। तो पेटेंट है, जैसे इसका मेजर हेड आपको मैंने पीछे गाइड किया, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड है तो ये करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मेजर हेड करंट असेट्स एंड अदर करंट असेट्स होगा। एंड इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ जिसमें ये इस तरह से आपके सामने 2020 में ये आया था, बट ये कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। जैसे कैपिटल एडवांसेस है तो इसका मेजर हेड आपने क्या बताना है, नॉन करंट एसेट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से लर्न कर पाएंगे तो दैट मीन्स हर पार्ट का आपको 1 या आधा नंबर मिलता जाएगा। बट ये है कि ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्रैम करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। नाउ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देख रहे हैं तो नॉन करंट असेट का पार्ट है और इसका सब हेड क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स। इस तरह से स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, देन इसका करंट असेट है, एंड देन इन्वेंट्रीज है, एंड देन सो ऑन। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया और इसको अच्छे से फॉलो करिए। और क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में 3 से 4 मार्क्स की रेंज का, ये डेडली श्योर है। सो बच्चे ओके, सो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।